नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश की पोयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू, और इसके लेखक हैं एडवर्ड लेयर। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल है द डक एंड द कंगारू। डक मतलब होता है बतख और कंगारू मतलब कंगारू ही होता है, हम सबको पता है। तो इसका नाम हो जाएगा बतख और कंगारू। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पोयम के अंत में आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, जो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं सीधा अपनी पोयम पर। तो चलिए, यहाँ से कह रही है कि सैड द डक। डक मतलब बतख। तो सैड द डक, सैड मतलब होता है कहना, द डक यानी बतख। तो बतख कहती है टू द कंगारू, कंगारू से। तो बतख कंगारू से कहती है, पहली लाइन क्लियर हो गई। सैड द डक, बतख कहती है टू द कंगारू, कंगारू से, यानी इसका तात्पर्य है कि बतख कंगारू से कहती है गुड ग्रेशियस, अरे वाह। गुड ग्रेशियस मतलब अरे वाह। हाउ यू होप, होप मतलब होता है उछलना। तो हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम, होप मतलब उछलते हो। तुम कैसे उछलते हो, यानी इसका तात्पर्य है कि तुम कितना बढ़िया उछलते हो या फिर तुम कितना अच्छा उछलते हो। ठीक है, कंगारू उछल उछल कर चलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रही है कि गुड ग्रेसियस, अरे वाह। हाउ यू होप, हाउ यू होप यानी तुम कैसे उछलते हो। तो यहाँ पर लिखा केवल इतना ही गया है कि तुम कैसे उछलते हो, बट इसका तात्पर्य ये है कि बतख को कंगारू का उछलना अच्छा लग रहा है और वो कह रही है कि तुम कितना बढ़िया उछलते हो। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, हाउ यू होप यानी तुम कितना बढ़िया उछलते हो। हाउ ओवर द फील्ड्स, फील्ड मतलब होता है खेत, खेत ओवर मतलब पर या फिर ऊपर। तो ओवर द फील्ड्स यानी खेतों पर, एंड द वाटर टू और पानी पर, यानी खेतों पर से और पानी पर से। ठीक है, यानी तुम पानी पर भी उछल सकते हो और तुम खेतों पर भी उछल सकते हो। क्लियर है। तो ओवर द फील्ड्स यानी खेतों पर से, आप ऐसे पढ़ लीजिए कि खेतों पर से उछल सकते हो, एंड द वाटर टू और पानी पर भी उछल सकते हो। ठीक है, एज इफ और ऐसा लगता है, यू कि तुम, नेवर कभी भी नहीं, वुड स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है रुकना, रुकोगे। और ऐसा लगता है, एज इफ यानी ऐसा लगता है कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। माई लाइफ मेरा जीवन, इज़ अ बोर, ऊब गया है। आप कहते हैं ना बोर हो गया हूँ मैं इस क्लास से, तो वही चीज़, बोर का मतलब होता है ऊबना। तो माई लाइफ इज़ बोर, तो मेरा जीवन इज़ बोर, ऊब चुका है। इन दिस इस नेस्टी, गंदे पॉन्ड, तालाब से। मेरा जीवन इस गंदे तालाब से ऊब चुका है। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मेरा जीवन अर्थात मैं स्वयं इस गंदे तालाब से ऊब चुका हूँ। तो आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, जैसा लिखा है वही पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरा जीवन इस गंदे तालाब से ऊब चुका है, या फिर दूसरी तरह से कि मैं इस गंदे तालाब से ऊब चुका हूँ, क्योंकि उसका जीवन अर्थात वो स्वयं अपने बारे में ही बात कर रहा है। आगे चलते हैं। एंड आई लॉन्ग, और मेरी इच्छा है, टू गो आउट कि मैं बाहर जाऊँ, इन दिस, इन द वर्ल्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बाहर, ये जो वर्ल्ड है, ये जो तालाब का वर्ल्ड है, इससे बाहर जाऊँ। अर्थात यहाँ पर वो कह रहा है कि और मेरी इच्छा है या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तालाब के
बाहर के संसार में जाऊं, या फिर इस तालाब से बाहर निकलकर मैं बाहर के संसार में जाऊं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि मैं इस तालाब से बाहर निकलूं और जो इस तालाब के बाहर की दुनिया है मैं उसे देखूं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर कोई मेढक कुएं में गिर जाए तो मेढक को लगता है कि ये कुआं ही दुनिया है, लेकिन जैसे ही वो कुएं से बाहर आता है तो उसको पता चलता है, अरे अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तो उस कुएं को ही अपनी दुनिया समझ रहा था। वही हाल था बतख का। बतख एक ही तालाब में रहते रहते ऊब जाती है, तो वो कह रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब से बाहर निकलूं और जो बाहर की दुनिया है मैं उसे देखूं। ठीक है, तो एंड आई लॉन्ग टू गो आउट, और मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब से बाहर निकलूं और बाहर के संसार में जाऊं। गो आउट, बाहर के संसार में जाऊं। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, सीधा सीधा, ज़्यादा घुमा फिरा के मत पढ़िए। ऑन एंड, और मैं चाहती हूं कि मैं तालाब से बाहर निकलूं या फिर तालाब से बाहर के संसार में जाऊं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि मैं तालाब से बाहर के संसार में जाना चाहती हूँ। आई विश, काश, आई विश यानी मेरी ऐसी इच्छा है, अर्थात हम लोग भी बोलते हैं ना कि काश मेरे पास भी एक बड़ी सी मोटरसाइकिल होती, काश मेरे पास भी एक बड़ा सा घर होता। काश मतलब हमारी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि काश ऐसा होता। तो आई विश यानी काश, यानी मेरी इच्छा है। तो आप चाहो पढ़ सकते हो कि मेरी इच्छा है, या फिर आप ऐसे सीधा सीधा पढ़ लो कि काश आई कुड होप, मैं कूद सकती या फिर मैं उछल सकती, लाइक यू, तुम्हारी तरह। सेड द डक, बतख कहती है, टू द कंगारू, कंगारू से। तो ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन एकदम सेम ही है, एकदम सेम। यहाँ पे भी सेड, यहाँ पे भी सेड, यहाँ पे भी द, यहाँ पे भी द। डक डक टू द कंगारू, टू द कंगारू। तो बतख कंगारू से कहती है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना हो। तो बतख कंगारू से कहती है कि अरे वाह, तुम कितना बढ़िया उछलते हो, तुम खेतों पर भी उछल सकते हो और तुम पानी पर भी उछल सकते हो, और ऐसा लगता है कि मानो तुम कभी भी नहीं रुकोगे। मेरा जीवन इस गंदे तालाब से ऊब चुका है, या फिर मैं इस गंदे तालाब से ऊब चुका हूँ और मैं इस तालाब से बाहर के संसार में जाना चाहती हूँ। काश मैं भी तुम्हारी ही तरह उछल सकती, बतख कंगारू से कहती है। ये देखिए, बतख है, ये कंगारू, कितना बढ़िया ढंग से दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब आगे कहते हैं प्लीज़ गिव मी अ राइड। प्लीज़ मतलब कृपया, गिव मी अ राइड मुझे सवारी कराओ। गिव मी अ राइड मतलब होता है सवारी करना। ऑन योर बैक अपनी पीठ पर। ठीक है, तो कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ, या फिर कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। ठीक है, सेड द डक, बतख कहती है, टू द कंगारू, कंगारू से। तो बतख कंगारू से कहती है। तो आप दो तरह से पढ़ सकते हैं इसको, मैंने दो तरीके से आपको बता दिया, एक बुक की लैंग्वेज में या फिर आप थोड़ा सा हट के मेरी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि प्लीज़ गिव मी अ राइड, मुझे सवारी कराओ, ऑन योर बैक अपनी पीठ पर। ठीक है, तो मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ। अब एक तरह से कंगारू के लिए हम बैक एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी कमर पर सवारी कराओ। ठीक है, मुझे अपनी कमर पर बिठा लो, क्योंकि घोड़ों की पीठ होती है लेकिन कंगारू ज़्यादातर दो पैरों पर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मुझे अपनी कमर पर बिठा लो। ठीक है, तो प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, मुझे अपनी कमर पर बैठा लो, या फिर मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, गिव मी अ राइड का मतलब यहाँ पे है कि मुझे सवारी कराओ, अर्थात मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाओ। दोनों मतलब समझ में आ गए। तो प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ, या फिर कृपया मुझे अपनी कमर पर बिठा लो। सेड द डक, बतख कहती है, टू द कंगारू, कंगारू से। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, आई वुड सिट मैं बैठूंगी, क्वाइट स्टिल एकदम शांत, एकदम शांत। तो मैं एकदम शांत बैठूंगी, एंड से नथिंग और कुछ भी नहीं बोलूंगी, बट क्वैक सिवाय क्वैक क्वैक के। बतख बोलती है ना क्वैक 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 क्वैक, तो वही कह रही कि मैं
क्वैक क्वैक के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग, होल ऑफ द लॉन्ग यानी इसका मतलब होता है सारा का सारा या फिर पूरा। होल मतलब भी पूरा, लॉन्ग मतलब लंबा, यानी पूरा का पूरा या फिर सारा। डे मतलब होता है दिन। थ्रो, थ्रो मतलब यहाँ पे थ्रो का प्रयोग किया गया है सुबह से लेकर शाम तक के लिए, यानी पूरा का पूरा दिन। तो द होल ऑफ द लॉन्ग डे दो यानी द्रो, इसका मतलब सीधा सीधा है कि पूरा दिन या फिर सारा दिन। एक ही वर्ड है बस इस पूरे सेंटेंस का मतलब, द होल ऑफ द डे द्रो। एक सेकंड, कैमरा में दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। चलिए, तो द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो यानी पूरा दिन या फिर सारा दिन। क्लियर है? तो आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं एकदम शांत बैठूंगी। अब आप पहले इसको पढ़ेंगे। और पूरा दिन क्वैक क्वैक के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूँगी। स्पष्ट हो गया कि मैं एकदम शांत बैठूंगी और पूरा दिन या फिर सारा दिन, या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे का मतलब ही है सारा दिन या पूरा दिन। और पूरा दिन क्वैक क्वैक के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूँगी। एंड वीड गो, और हम जाएंगे टू द डी। डी, अब डी एक स्थान का नाम है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद तो कह सकती है ना कि वी वुड गो टू इलाहाबाद, वी वुड गो टू प्रयागराज, वी वुड गो टू प्रतापगढ़, वी वुड गो टू लखनऊ, यानी जैसे ये सब स्थान के नाम है ना, वैसे ही ये डी भी एक स्थान का नाम है, ठीक है। तो हम डी जाएंगे। एंड द जेली बोली, अब ये भी एक स्थान का ही नाम है। तो ये डी और ये जेली बोली, ये दोनों एक स्थान के नाम हैं जहाँ पे वो जाना चाहती है, ठीक है, बतख। तो वही चीज़ वो कह रही है कि वी वुड गो टू द डी, हम डी जाएंगे। एंड जेली बोली, और जेली बोली जाएंगे। ओवर द लैंड, यानी लैंड मतलब होता है धरती, ठीक है। तो धरती पर या भूमि पर जाएंगे, अर्थात हम भूमि पर घूमेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए कि भूमि पर जाएंगे। एंड ओवर द सी, और समुद्र पर जाएंगे, अर्थात समुद्र वगैरह भी हम घूम कर देखेंगे। चलो स्पष्ट कर देते हैं एक बार इसको और फिर से कि वुड गो टू द डी, हम डी पर जाएंगे, ठीक है। डी स्थान है, एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, अमेरिका, दिल्ली। इसी तरह से ये डी भी एक स्थान है और उस स्थान का नाम है, ठीक है। तो हम डी जाएंगे और जेली बोली जाएंगे, धरती पर जाएंगे या फिर भूमि पर जाएंगे और समुद्र पर जाएंगे, अर्थात सब जगह घूमकर ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, प्लीज़ कृपया टेक मी अ राइड, मुझे सवारी कराओ, कृपया मुझे सवारी कराओ, अर्थात कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाओ या फिर कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी कराओ। ओडू, अब ओडू यानी जब वो बतख देखती है कि कंगारू मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा अधिकार जमा के कहती है ओडू, अरे करो भी या फिर कराओ भी। ओडू, कराओ भी, मेरा मन है सवारी करने का, कराओ भी, ठीक है। सो सेड द डक, डक कहती है यानी बतख कहती है टू द कंगारू, कंगारू से। तो बतख कंगारू से कहती है। एक बार रिवीजन करते हैं। तो प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, आप सीधा सीधा पढ़ लेंगे, इसका मतलब है सीधा सीधा कि मुझे कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ, ठीक है, या फिर कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, ठीक है। बतख कंगारू से कहती है मैं एकदम शांत या फिर एकदम चुप होकर बैठूंगी, या फिर आप ऐसे ही पढ़ लीजिए कि मैं एकदम शांत होकर बैठूंगी और पूरा दिन सिवाय क्वैक क्वैक के मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। हम डी पर जाएंगे या फिर हम डी जाएंगे, एंड भी है तो, और हम डी जाएंगे और द जेली बोली जाएंगे। आप ऐसे पढ़ेंगे इसको कि और हम डी जाएंगे और जेली बोली जाएंगे, भूमि पर जाएंगे और समुद्र पर जाएंगे। कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, ठीक है, या फिर कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाओ, या फिर
कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ। जैसे याद हो जाए बोल सकते हैं। ओडू यानी यहाँ पे थोड़ा सा वो अधिकार जमा रही है, एक तरह से वो प्रार्थना कर रही है थोड़ा सा कि करा भी दो, अब इतना मिन्नत मत करवाओ मुझसे, ओडू कराओ भी ना। ठीक है, ओ डू अरे सुनो, डू कराओ, ओ मतलब हम बोलते हैं ना ओ हेलो कहाँ जा रहे हो, तो ओ मतलब अरे सुनो, डू कराओ भी, यानी सवारी कराओ भी। सैड द डक, बतख कहती है तो कंगारू कंगारू से। अब ये देखिए, कंगारू बतख से बात करेगा अब। ठीक है, अब तक तो बतख कंगारू से बात कर रही थी, अब कंगारू भी कुछ बोलेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है भाई। तो सैड द कंगारू टू द डक। अब सैड कह रहा है द कंगारू कंगारू टू द डक, बतख से। तो कंगारू ने बतख से कहा दिस रिक्वायर्स, दिस इस बारे में, रिक्वायर्स आवश्यकता है, सम लिटिल थोड़े से, रिफ्लेक्शन विचार विमर्श की या फिर सोचने की। तो इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है या फिर इस बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। परहैप्स शायद, ऑन द होल कुल मिलाकर, शायद कुल मिलाकर, इट यह माइट ब्रिंग मी लक, मेरे लिए, माइट ब्रिंग मी लक, लक मतलब होता है सौभाग्य, यानी सौभाग्यशाली होना। तो शायद यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। ठीक है, तो शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, एंड देयर और सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा एक एक वर्ड। एंड देयर सीम्स और लगता है या फिर प्रतीत होता है या फिर दिख रहा है, बट वन ऑब्जेक्शन एक आपत्ति, वन मतलब एक, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति, लेकिन इसमें एक आपत्ति दिख रही है। विच इज, और वो ये है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, इफ़ यदि, यू तुम, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, शो बोल्ड साफ साफ या खुलकर। और वो ये है, यानी वो बताने से पहले ही कहता है कि यदि तुम मुझे साफ साफ बोलने दो या फिर साफ साफ कहने दो या फिर साफ साफ बताने दो। योर फीट तुम्हारे पैर, आर अनप्लीजेंटली बहुत ही बुरी तरह से, वेट गीले हैं, एंड कोल्ड और ठंडे हैं। एंड वुड प्रॉबेबली, एंड वुड और इनसे, प्रॉबेबली अवश्य ही, गिव मी मुझे हो सकता है, द रूमैटिस। रूमैटिस क्या है? रूमैटिस एक तरह की बीमारी है, एक बीमारी का नाम है, और एक तरह से ये गठिया की बीमारी होती है जो सर्दियों के दिनों में होती है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ज़्यादातर वो कहते हैं, जैसे सर्दी का मौसम आता है तो वो कहते हैं मेरी गांठों में या फिर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है, यानी जब मौसम ठंडा होता है तो ये बीमारी देखने में आती है। ठीक है, तो वह कह रहा है कि हो सकता है मुझे भी गठिया बीमारी हो जाए। रूमैटिस मतलब एक तरह से गठिया रोग जो ठंड की वजह से होता है। अब बतख के पैर ठंडे हैं, इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे पैर ठंडे हैं और गीले हैं, तो हो सकता है मुझे भी गठिया हो जाए। सैड द कंगारू, कंगारू कहता है। फिर से समझेंगे क्योंकि ये लाइन कई बार बच्चों को नहीं समझ में आती, तो चलिए एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं इस बारे में कि कंगारू ने बतख से कहा कि इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है या फिर इस बारे में थोड़ा सा या फिर कुछ सोचने की आवश्यकता है। शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। और देयर सीम्स, इसमें, बट वन ऑब्जेक्शन, इसमें बस एक ही आपत्ति दिखती है, और इसमें बस एक ही आपत्ति दिखती है, और वो ये है, अगर तुम मुझे खुलकर कहने दो या फिर खुलकर बताने दो। यानी वो बताता नहीं है, पहले वो कहता है और वो ये है, और फिर अपनी बात को रोक देता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे खुलकर बोलने दो, ठीक है, या फिर अगर तुम मुझे साफ साफ बताने दो। यानी वो पहले अनुमति मांगता है बतख ही,
और फिर बतख कहती होगी कि हाँ बताओ, तब वो कहता है आगे कि योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर बहुत ही बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं। ठीक है, तो और वो ये है कि अगर तुम मुझे साफ साफ बोलने दो, तुम्हारे पैर बहुत ही बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं और इससे मुझे शायद गठिया हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि और इनसे मुझे शायद गठिया हो सकता है या फिर गठिया की बीमारी हो सकती है, सैड द कंगारू, कंगारू ने कहा। ठीक है, और इनसे मुझे शायद गठिया, रूमेटिज मतलब गठिया हो सकता है, सैड द कंगारू, कंगारू ने कहा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कंगारू ने बतख को अपनी पूंछ पर कैसे बिठा रखा है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सैड द डक, अब बतख कहती है कि एज आई सैड, जब मैं बैठी थी ऑन द रॉक्स, चट्टान पर, तो जब मैं चट्टान पर बैठी थी, आई हैव थॉट, तो मैंने सोच लिया है, ओवर दैट, इस बारे में, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। तो बतख ने कहा कि जब मैं चट्टान पर बैठी थी तो मैंने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया है। एंड आई बॉट, और मैंने खरीदा है या फिर मैंने खरीद लिए हैं, 4 पेयर्स, 4 जोड़ी। अच्छा, एक प्रश्न है, एक जोड़ी बराबर कितना? एक जोड़ी मतलब 4, 5, 6, 7, एक जोड़ी में कितना होता है? ठीक है, और 4 जोड़ी में कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक जोड़ी बराबर, जैसे मैं बोलूँ तो एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी जूते मतलब कितने जूते? एक जूता, 2 जूता, 3 जूता, यानी दोनों पैर का जूता, या फिर 3 जूते, 4 जूते, इसका मतलब क्या होगा? ये मुझे कमेंट करके बताना, बहुत बेसिक है, मैं बस जानना चाहता हूँ। चलिए 4 पेयर्स है। मेरा प्रश्न ये है कि एक जोड़ी बराबर कितना होता है और 4 जोड़ी बराबर कितना होगा? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे किसी न किसी बच्चे ने कमेंट करके बता दिया होगा, तो आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो वो कमेंट में चेक कर सकते हैं, किसी न किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए, ये प्रश्न है और इसका उत्तर ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको पता है तो, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा होगा जो ज़रूर देखेगा आपके कमेंट को। चलिए, तो एंड आई बॉट 4 पेयर्स, और मैंने खरीद लिए हैं 4 जोड़ी ऑफ वुर्स्टेड सॉक्स, वुर्स्टेड सॉक यानी ऊनी मोजे, और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद लिए हैं, विच, जो, फिट आते हैं, जो फिट आते हैं, माई, मेरे, वे फिट, वे मतलब एक तरह से बतख का जो पैर होता है वो जालीदार होता है। देखिए उसका पैर कैसे है, जालीदार, जिसकी वजह से उसको तैरने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बतख के पैर जालीदार होते हैं, तो इन्हीं पैरों के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ठीक है, तो आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वुर्स्टेड सॉक, ये हो गया था, विच फिट, जो फिट आते हैं, माई, मेरे, वे फिट नीटली, मेरे जालीदार पैरों में। ठीक है, तो जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरह से फिट आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, एंड टू कीप आउट, और दूर रखने के लिए, एंड मतलब और, टू कीप आउट, दूर रखने के लिए, द कोल्ड, ठंड को, और ठंड को दूर रखने के लिए या फिर ठंड से बचने के लिए, आई हैव बॉट, मैंने खरीद लिया है, अ क्लॉक, एक लबादा, क्लॉक मतलब लबादा, तो ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे, और हर दिन, अ सिगार, एक सिगार, आई स्मोक, मैं पीऊँगी, और प्रतिदिन मैं एक सिगार पीऊँगी। ऑल टू फॉलो, मैंने ये सब कुछ किया है। माई ओन, मेरे अपने, डियर ट्रू लव, प्यारे, डियर मतलब, डियर ट्रू लव मतलब प्यारे या फिर प्रिय, ऑफ अ कंगारू, कंगारू को प्रेम देने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये सब अपने प्यारे कंगारू को प्यार देने के लिए किया है। आगे चलें, आगे चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बतख ने कहा
कि मैं जब चट्टान पर बैठी थी तो मैंने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया है और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद लिए हैं जो मेरे जालीदार पैरों में एकदम ठीक ठीक फिट आते हैं, या फिर जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरह से फिट आते हैं। और ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा खरीद लिया है और प्रतिदिन मैं एक सिगार पीऊँगी। और मैंने ये सब किया है अपने प्यारे कंगारू को प्यार देने के लिए, ठीक है। और मैंने ये सब अपने प्यारे कंगारू को प्यार देने के लिए किया है। आगे चलो, चलिए ये 5वां है और आखिरी है। तो सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, ऑल इन द मून लाइट, मून लाइट मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश, पेल मतलब होता है मध्यम या फिर हल्का पीला, आप धुंधला भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिन का जो प्रकाश होता है वो एकदम चमकीला होता है, सूर्य का प्रकाश चमकीला होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश हल्का धुंधला होता है, उसको हल्का मध्यम प्रकाश भी बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश की तुलना में। अब जो जानवर हैं वो ज़्यादातर चंद्रमा के प्रकाश में ही यानी रात के समय में ही घूमने निकलते हैं, क्योंकि दिन में चारों ओर इंसानों का एक तरह से आप कह सकते हैं साम्राज्य होता है, क्योंकि हर जगह पर इंसान टहलते घूमते दिखते रहते हैं। तो इसलिए जानवर जो हैं वो रात में ही या ज़्यादातर जंगल वगैरह में या फिर कहीं पर भी निकलते हैं तो वो रात को निकलते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी मध्यम चंद्रमा के प्रकाश में या फिर मध्यम चांदनी रात में, ठीक है। यानी हम लोग मध्यम चांदनी रात में घूमने जाएंगे। तो पेल का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मध्यम से है या फिर पीले रंग से है होता है, जिसका मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये है कि चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा सा धीमा होता है। चंद्रमा के धीमे प्रकाश में या फिर चंद्रमा के मंद प्रकाश में या फिर चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में, ठीक है। तो ऑल इन द मून लाइट पेल मैं यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ा दे रहा हूँ, मध्यम चांदनी रात में। तो कंगारू ने कहा, मैं तैयार हूँ मध्यम चांदनी रात में, बट लेकिन टू बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है संतुलन, मेरा, लेकिन मेरा संतुलन बना रहे वेल ठीक तरह से, लेकिन मेरा संतुलन ठीक तरह से बना रहे, इसके लिए डियर डक, प्यारी बतख, सिट स्टीडी, सिट बैठना, स्टीडी स्थिर होकर, लेकिन मेरा संतुलन अच्छी तरह से बना रहे, इसलिए प्यारी बतख स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड, एंड क्वाइट और पकड़ना, एट द एंड अंतिम सिरे से ऑफ माई टेल, मेरी पूंछ के, और मेरी पूंछ को आगे क्वाइट एट द एंड, क्वाइट एट द एंड यानी एकदम अंत से, एकदम अंत से, एक तरह से इमेज है यहाँ पे, मैं इतना डीप क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बतख है और इस बतख ने कंगारू की पूंछ को एकदम अंत से पकड़ा हुआ है, यानी एकदम पीछे से, ठीक है, जिसकी वजह से उसको दौड़ने में, कूदने में, भागने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो कह रहा है कि और मेरा बैलेंस बना रहे, मेरा संतुलन बना रहे अच्छी तरह से, इसलिए प्यारी बतख स्थिर होकर बैठना और मेरी पूंछ को माई टेल यानी मेरी पूंछ को, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मेरी पूंछ को पूंछ के एकदम अंतिम सिरे पर पकड़ना, ठीक है, और मेरी पूंछ एकदम अंतिम सिरे पर पकड़ना, एट द एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि मेरी पूंछ एकदम अंतिम सिरे पर पकड़ना। शो अवे, और शो इसीलिए, अवे, अवे मतलब होता है दूर, वो दूर चले गए, दे वेंट, दे मतलब वे, वेंट मतलब चले गए, सो इसीलिए वे दूर चले गए, विथ अ फ्लॉप एंड अ बाउंड, फ्लॉप एंड अ बाउंड यानी मतलब होता है उछलते कूदते हुए, और इसीलिए वो उछलते और कूदते हुए दूर चले गए। एंड दे होप्ड, और वो उछलते कूदते हुए,
एंड मतलब और, दे मतलब वे, होप्ड मतलब उछलते हुए, और वो उछलते हुए द होल वर्ल्ड, होल मतलब संपूर्ण, वाला मतलब संसार के, 3 टाइम 3 बार राउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है, या फिर चारों ओर जाते हैं। और वे उछलते कूदते हुए समस्त संसार के, होल वर्ल्ड यानी समस्त संसार के 3 बार चक्कर लगाते हैं। एंड हु शो हैप्पी, एंड हु शो हैप्पी, एंड और हु कौन होगा, शो हैप्पी इतना खुश, और कौन इतना खुश होगा, ओहू कौन होगा, ओहू यानी कौन होगा। यहाँ पर जब वो कहते हैं कि और वो उछलते हुए सारे संसार के 3 बार चारों ओर जाते हैं, ठीक है, या फिर और वो उछलते कूदते हुए 3 बार सारे संसार के चारों ओर जाते हैं। इसके आगे वो कह रहा है कि एंड हु और कौन, सो हैप्पी इतना खुश होगा, यानी इस संसार में और कौन इतना खुश होगा, ओ हु कौन होगा, अरे कौन, एज द डक जितना कि बतख था, एंड द कंगारू और कंगारू था, यानी जितना कि बतख और कंगारू था। इसका मतलब ये है कि इस संसार में उस समय बतख और कंगारू के जितना प्रसन्न कोई नहीं था। तो फिर से एक बार, क्योंकि लास्ट को समझने में, यानी जब इसका अंत किया गया तो वो बात समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी कि ये कैसी बात है कि बतख और कंगारू के जितना खुश कोई नहीं था। तो इसको फिर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूँ मध्यम चांदनी रात में, लेकिन मेरा संतुलन ठीक तरह से बना रहे, इसके लिए प्यारी बतख स्टीडी, सिट स्टीडी यानी स्थिर होकर बैठना, और मेरी पूंछ को एकदम अंतिम सिरे से पकड़ना। और इसीलिए वे उछलते कूदते हुए दूर चले गए, और वे उछलते हुए या फिर फुदकते हुए 3 बार इस पूरे संसार के चारों ओर गए, और कौन इतना प्रसन्न होगा, और कौन इतना प्रसन्न होगा, इसका मतलब ये है कि कंगारू जो था वो हमेशा अकेले ही फुदकता कूदता रहता था, तो अब उसको एक साथी मिल गया, एक मित्र मिल गया बतख के रूप में। और बतख जो थी उसका बचपन से सपना था कि वो अपने तालाब को छोड़कर वहाँ से बाहर निकले और बाहर की दुनिया को देखे, तो बतख भी प्रसन्न हो गई। एग्जाम्पल इसका एक ऐसे समझ सकते हैं कि आपने पापा से कहा कि पापा साइकिल दिला दो, पापा ने आपको 4 साल बाद साइकिल दिलाई, तो जब वो साइकिल आपको मिलेगी तो आप कितना खुश होंगे। तो उस समय ऐसा कह सकते हैं कि आपके जितना खुश इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा, यानी जब आपकी मनोकामना पूरी होती है, किसी चीज़ को आप दिल से पाना चाहते हो और वो चीज़ आपको मिल जाए, तो उस समय आपके जितना प्रसन्न कोई नहीं होगा। वही बात यहाँ पे कहेगी कि एंड हु सो हैप्पी, और कौन इतना खुश होगा, ओहू अरे कौन होगा बताओ, एज द डक जितना प्रसन्न बतख थी और कंगारू था, जितना बतख और कंगारू प्रसन्न थे, इसका मतलब है कि इतना खुश कोई नहीं था। हम सभी कहते हैं ना कि अब मुझे मेरी पसंद की साइकिल मिल गई है, मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि उनके जितना खुश कोई नहीं था। ये लास्ट में आप जोड़कर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, या फिर आप सीधा ख़त्म कर सकते हैं अपने सेंटेंस को कि और कौन इतना ज़्यादा खुश था, अरे कौन था, या फिर अरे कौन जितना बतख और कंगारू खुश थे। यहीं पर ख़त्म कर दीजिए सेंटेंस को, आपका पोएम पूरा हो गया। या फिर आप बढ़ाकर बोलना चाहते हैं तो जितना प्रसन्न बतख और कंगारू थे, इसका मतलब है कि इतना खुश कोई नहीं था। तो मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक खुशखबरी है। तो बात ये है कि सत्र 2022 और 23 के लिए, ठीक है, यानी इस साल 2022 में 2022 में
सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको पोइट्री में केवल 7 ही पाठ पढ़ने हैं। ये 3 पाठ 8, 9, 10 ये आपको नहीं पढ़ना है। तो खुशखबरी की बात ये है कि आपकी पोइट्री का सेक्शन यानी पोइट्री के सभी चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। नो मैन आर फॉरेन यानी ये ऊपर के 6 चैप्टर हमने पहले ही पढ़ा दिए थे और 7वां हमने आज पढ़ा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लास 9th के लिए सन 2022 के लिए हमने पोयम को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और सभी लेक्चर चैनल पर अपलोड हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी क्लास में हो, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, आपको क्या करना है कि बस उस चैप्टर का नाम लिखना है और उसके आगे जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट और उस चीज़ को उठाकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। आपको वो चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। जैसे आपको पढ़ना है रेन ऑन द रूफ, तो आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे रेन ऑन द रूफ और उसके आगे आप जोड़ देंगे डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे आ रहा है, तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे डिज़ायर पॉइंट जोड़िए, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो हमने पोइट्री आपकी कंप्लीट कर दी, 2-3 चैप्टर आपके और बाकी हैं, वो भी हम दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। बहुत कुछ नया आप सब के लिए आ रहा है, तो तैयार रहिए। चैनल बहुत कुछ लाने वाला है आप सबके लिए, हम बहुत कुछ लाने वाले हैं आप सबके लिए।